1857 का साल। भारत की मिट्टी अंग्रेजों के खिलाफ उबल रही थी। मंगल पांडे की चिंगारी एक ऐसी आग बन चुकी थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। लेकिन जब ये क्रांति थमी तो अंग्रेजों के मन में खौफ बैठ गया। वे जान चुके थे कि भारतीय क्रांतिकारी मौत से नहीं डरते, वे तो फांसी के फंदे को चूमकर शहीद होना अपना सौभाग्य मानते हैं। अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ी कशमकश थी। कशमकश ये कि इन बागियों को ऐसी क्या सज़ा दें जो मौत से भी ज़्यादा खौफनाक हो, जो उनकी रूह को तोड़ दे और बाकी हिंदुस्तानियों के दिल में ऐसा डर पैदा करे कि वे दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न करें। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने एक ऐसे नरक का नक्शा तैयार किया जिसे दुनिया ने काला पानी के नाम से जाना। एक ऐसा स्थान जहां इंसान का जाना तो तय था, लेकिन वापसी का रास्ता केवल मौत के दरवाजे से होकर गुजरता था। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेज करीब 80,000 कैदियों को इस नरक में ले गए, जिनमें से बमुश्किल 300 ही जिंदा लौट सके। ये कहानी है धरती पर मौजूद उस जहन्नुम की जिसे खुद कई अंग्रेजों ने बंद करने की मांग की थी। अंग्रेजों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो भारत की मुख्य भूमि से हजारों मील दूर हो। उनकी तलाश खत्म हुई पोर्ट ब्लेयर पर। चारों तरफ गहरा नीला समंदर और बीच में घना डरावना जंगल। 10 मार्च 1858 को लगभग 1000 क्रांतिकारियों को एक विशाल समुद्री जहाज में लादकर वहां भेजा गया। सोचिए उन लोगों की मनोस्थिति। कई दिनों के समुद्री सफर के बाद जब वे वहां पहुंचे तो सामने कोई जेल नहीं थी। वहां सिर्फ जहरीले सांप, बिच्छू, मच्छरों से भरा दलदल और हिंसक जानवर थे। जहाज से उतरते ही इन क्रांतिकारियों को जंगल काटने के काम पर लगा दिया गया। जिन हाथों ने कभी कलम पकड़ी थी या बंदूक, वे अब भारी कुल्हाड़ियों से घने पेड़ों को काट रहे थे। रहने के लिए छत नहीं थी, खाने को अन्न नहीं था। वे खुले आसमान के नीचे गीली जमीन पर सोते थे। मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियां वहां के पहरेदार थे। अगर किसी को सांप काट लेता तो इलाज के नाम पर सिर्फ मौत मिलती थी। जब कैदियों की संख्या बढ़ने लगी तो साल 1896 में एक पक्की जेल का निर्माण शुरू हुआ। इसे बनाने वाले भी वही कैदी थे जिनकी जान यहाँ ली जानी थी। बर्मा से लाल ईंटें मंगवाई गईं और 1906 में बनकर तैयार हुई सेलुलर जेल। इसका ढांचा किसी मकड़ी के जाले जैसा था। बीच में एक विशाल टावर और उससे निकलती 7 अलग अलग इमारतें। हर इमारत में छोटी छोटी कोठरियां थीं, कुल 693। इन कोठरियों को इस तरह बनाया गया था कि एक कैदी दूसरे का चेहरा तक न देख सके। वो कोठरी नहीं बल्कि ईंटों से बना एक ऐसा ताबूत थी जहां इंसान सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था। इस जेल का सबसे खौफनाक हिस्सा था काम का बोझ। हर कैदी को हर रोज कोल्हू से 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था। कल्पना कीजिए, एक इंसान को बैल की जगह जोता जाता था। पूरे दिन उस भारी चक्की को घुमाना, और अगर थकान से कदम रुक जाते तो पीछे से जल्लाद की कोड़े हंटर खाल उधेड़ देते थे। सजा सिर्फ यही नहीं थी। गलती करने पर कैदियों को टाट यानी जूट के बोरे से बने कपड़े पहनाए जाते थे। तपती गर्मी में वो खुरदरे रेशे शरीर के मांस को छील देते थे। जख्मों से मवाद निकलता और उस मवाद की गंध पर जंगल की जहरीली चींटियां उन खुले घावों पर चिपक जाती थीं। कैदी के हाथ बंधे होते थे, वो उन चींटियों को हटा तक नहीं सकता था। वो बस चीख सकता था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। शौच के लिए भी नियम अमानवीय थे। रात को कोठरी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें 2 बर्तन दिए जाते थे, एक खाने के लिए और एक शौच के लिए। कभी कभी अंधेरे में बर्तन बदल जाते और कैदी को उसी गंदगी में रात बितानी पड़ती। लेकिन इस नरक में भी कुछ ऐसे शेर थे जिनकी दहाड़ से अंग्रेज कांप जाते थे। फरवरी 1872 में भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो अंडमान की यात्रा पर आया। उसे अपनी सुरक्षा पर बड़ा गुमान था, लेकिन इसी जेल में एक कैदी था, शेर अली अफरीदी। शेर अली ने पिंजरे में रहकर भी शिकारी का शिकार कर लिया। मौका मिलते ही उसने वायसराय लॉर्ड मेयो पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। एक साधारण कैदी ने साम्राज्य के सबसे ताकतवर आदमी को मार गिराया था। इसके बाद शेर अली को फांसी दे दी गई, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि भारतीय आत्मा को जंजीरें नहीं बांध सकती। उर्दू के मशहूर शायर और क्रांतिकारी अल्लामा फजल हक खैराबादी भी इसी जेल में बंद थे। उन्होंने वहाँ जो देखा उसे कागज़ पर उतारा। वे लिखते थे, बीमारी यहाँ सस्ती थी और दवा महंगी। बुखार यहाँ मौत का संदेश था। जब कोई मर जाता तो सफाई करने वाले उसकी लाश को पैर से घसीटते हुए ले जाते और किसी कूड़े की तरह दफना देते। न कोई जनाजा, न कोई कफन। 1861 में खैराबादी साहब ने भी इसी जेल में दम तोड़ दिया। ऐसे न जाने कितने नामी और बेनाम लोग थे जो मिट्टी में मिल गए। इंदु भूषण रॉय जैसे नौजवानों को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपने ही कुर्ते का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।
जब क्रांतिकारी भूख हड़ताल करते तो अंग्रेज उनके नाक में नली डालकर जबरदस्ती दूध पिलाते, जिससे अक्सर दूध फेफड़ों में चला जाता और कैदी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती। यह यातना शिविर 1942 तक चलता रहा, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इस पर कब्जा नहीं कर लिया। अंततः 1945 में ये जेल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। अंग्रेज यहाँ 80,000 कैदी लेकर आए थे। वे लोग सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं थे, वे किसी के बेटे थे, किसी की मांग का सिंदूर थे और किसी की आंखों के तारे थे। आज सेलुलर जेल की दीवारें भले ही शांत हों, लेकिन अगर आप मन की आंखों से देखें तो इसकी एक एक ईंट उन क्रांतिकारियों के त्याग की गवाही देती है। हम अक्सर आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन उस आज़ादी की असली कीमत इन्हीं काले पानी की दीवारों के पीछे चुकाई गई थी। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन 79,700 लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी हड्डियां आज भी अंडमान के उस समुद्र की गहराई में कहीं दफन हैं। नमन है उन महान क्रांतिकारियों को। जय हिंद।